नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ करेंगे और इस बारे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि रोपैक्स के शुरू हो जाने से दोनों स्थानों के बीच की सड़क की 370 किलोमीटर की दूरी समुद्र मार्ग से 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में स्थित दो स्थानों के बीच यात्रियों और भारी वाहनों को ले जाने के लिए पीएम मोदी 8 नवंबर को सुबह 11 बजे रोपैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। राज्यपाल के अलावा उनकी पत्नी और परिवार के 4 अन्य सदस्य वायरस की चपेट में आए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल के जल्द ठीक होने की कामना की है। राज्यपाल का अस्पताल में कोरोना का इलाज जारी है। सीएम नवीन पटनायक ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी के अस्पताल में भर्ती होने से चिंतित हूं। कोरोना वायरस से देश में उद्योगों को उबारने और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार दूसरा राहत पैकेज ला सकती है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इसके संकेत दिए। उन्होंने बताया कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है और सरकार लगातार जमीनी स्तर तक स्थिति की निगरानी कर रही है, तो साथ ही अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र या आबादी के हिस्से को किस समय पर मदद मुहैया कराई जाए, इस पर काम हो रहा है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम देखें तो अप्रैल महीने से ही जब से ये पैंडेमिक का प्रॉब्लम शुरू हुआ उस समय से ही हम लोग हर सेक्टर में क्या करने की ज़रूरत है, किस जनसंख्या के आबादी के किस पर्टिकुलर ग्रुप्स को, माइग्रेंट हो या जो रूरल यूथ हो या अर्बन यूथ हो या अर्बन पॉपुलेशन हो, जिस सेक्टर को जब भी कुछ अगर उनके बारे में कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अप्रैल महीने में क्या ज़रूरत क्या थी कि पूरा लॉकडाउन था, लोग अपने नौकरी पे जा नहीं पा रहे थे, जो डेली वेज जो कमा रहे थे, रोज़ जो दिन का जो जिनको मजदूरी मिलती थी वो कमा नहीं पा रहे थे। तो यह निर्णय ले लिया गया कि उनके हाथ में कुछ कैश देना। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार से जेड प्लस सुरक्षा कवर वापस लेने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर 2019 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर खतरे की आशंका का आकलन और समीक्षा करना और इस पर फैसला लेना राज्य सरकार का काम है। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी करने वाले पूर्व न्यायाधीश एसके यादव की सुरक्षा बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ पूर्व न्यायाधीश के आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा को जारी रखने का आग्रह किया था। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकवादियों ने 6 अक्टूबर को बीजेपी नेता गुलाम कादिर पर हमला कर दिया था, जिसमें एक आतंकी शाबिर शाह मारा गया था। वहीं एक कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए थे। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में 3 आतंकियों को पकड़ा गया जो सुरक्षा गार्ड बनकर आतंकी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। इस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। पकड़े गए व्यक्ति का नाम कैसर अहमद शेख है, जो गार्ड के रूप में अस्पताल में काम कर रहा था। शेख हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर था। आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांदरबल में एक बीजेपी के
वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राथर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था, बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर, उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था। और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीज़ों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे, तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो 2 मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया था, एक मारा गया और एक वहाँ से इंजर्ड कंडीशन में भाग निकला। फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी शबीर अहमद के नाम से, और उसके पोजीशन से हमें इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आर्म्स एम्युनिशन मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेट। दिल्ली सरकार की मुहिम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत आज मोतीनगर विधानसभा से आप कार्यकर्ताओं ने पंजाबी बाग चौक पर गाड़ी चालकों को गुलाब का फूल दिया और पॉल्यूशन के खिलाफ इस अभियान में साथ देने की अपील की। दरअसल राजधानी में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पटना में तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना जिले में कुल 9 विधानसभा में 176 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर पटना जिला अधिकारी कुमार रवि और पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा पटना सिटी के आलमगंज स्थित चुनाव नियंत्रण कक्ष जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम मशीन को भेज दिया गया। वहीं उनका कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है। यूपी के जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा में 3 नवंबर को मतदान किया जाना है, जिसके लिए शीतला चौकी स्थित सब्जी मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। 126 बसों से 554 पेटियां मतदेय स्थल पर रवाना की गई। पोलिंग पार्टियां रवाना करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 4 हेल्प डेस्क गेट बनाए गए। ये उपचुनाव 367 मल्हनी का विधानसभा का उपचुनाव है, जिसमें आज पोलिंग पार्टियां यहां से मंडी स्थल से रवाना की जा रही हैं। इसमें 554 बूथ हैं, 554 बूथों पे 554 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 126 बसेज लगी हुई हैं। इनमें बैठ कर के सुरक्षा के साथ पोलिंग पार्टियां जाएंगी बूथों पर, और धीरे आगमन शुरू हो गया पोलिंग पार्टियों का, और हमारी पूरी तैयारी है। पूरा सब स्टेशनरी सामान मशीन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा। इस मामले में 4 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया और मथुरा के नंद मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल खान को यूपी पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार भी कर लिया। फ्रांस मामले पर भड़काऊ बयान देने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र फरहान जुबैरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही जुबैरी की फौरी तौर पर गिरफ्तारी के हुक्म दिए गए। ज्यादा जानकारी देते हुए अलीगढ़ सीओ अनिल समानिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सिविल लाइन पर एएमयू के छात्र फरहान जुबैरी के विरुद्ध एक एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसकी तलाश के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं, जो इसकी लोकेशन बराबर ट्रेस कर रही हैं। सर, आपकी लोकेशन कहां तक मिली है इसकी? अभी इसकी लोकेशन अलीगढ़ से बाहर है। दोनों टीमें इसमें लगी हैं। जैसी ही कोई जानकारी मिलेगी आपसे शेयर की जाए। यूपी के हाथरस में नाबालिग के कथित गैंगरेप के बाद हत्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से लास्ट जो 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने जितना भी ऑफिसर्स थे जिनकी नेग्लिजेंसी के वजह से उस बेटी के साथ जो क्राइम हुआ उसको वो रोक नहीं पाए। उसके बाद जिस तरीके से रात में अंतिम संस्कार किया गया तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी।
एज ए विक्टिम साइड से मैं उनके फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी जो डिमांड है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को इन्होंने सस्पेंड किया है। हमारी डिमांड ये है कि उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि आज सस्पेंशन है, कल वो फिर बहाल हो जाएंगे और अगेन वो फिर ऐसा क्राइम करेंगे। अगर एक्चुअल में कोर्ट ने ये मैटर जो है वो स्व मोटो कॉग्निजेंस लिया है तो यूपी के मथुरा के वृंदावन में एएनबी न्यूज चैनल ने कुंभ मेले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम सदर क्रांति शेखर और एसपी सिटी उदय शंकर सिंह बैठक में मौजूद रहे। सभी संगठनों के पदाधिकारी, साधु संत, सामाजिक संगठन के लोग इसमें मौजूद रहे और अपनी समस्याओं को प्रशासन को बताया गया, जिसमें सभी अखाड़ों के अध्यक्ष मौजूद रहे और कुंभ मेले को लेकर निर्मोही अखाड़े के महंत मदन मोहन दास जी ने कुंभ मेला क्षेत्र में हुए अतिक्रमण हटाने और सड़क मार्ग बनवाने जैसी अनेक जानकारियों से अवगत कराया। पुलिस के थाने बनने हैं, चौकियां बननी है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, इनके बंदोबस्त होने हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बृहद योजना बना ली है। जो आवश्यक उपकरण होते हैं उसकी खरीदारी की प्रक्रिया भी पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और आने वाला जो कुंभ मेला का पर्व होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी मुकम्मल व्यवस्था होगी और यह ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर समस्त व्यवस्था किए जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता तोमर के बाद रेवाड़ी की निकिता भी लव जिहाद का शिकार हो गई। फाजिल्का का रहने वाला मुस्लिम युवक रेवाड़ी के गांव बाजदोधा में युवती के किसी परिचित के यहां जेसीबी ऑपरेटर था। मुस्लिम युवक का युवती के घर आना जाना था, जिसके चलते दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी, जिसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। उसके बाद मुस्लिम युवक और युवती गांव से परिजनों को चकमा देकर फरार हो गए। बासदुदा गाँव की एक लड़की चली गई। इस पर हमने एफआईआर दर्ज की थी उसी दिन। जो मेरे परिवार ने हमारे को सूचना दी, हमने एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश शुरू की हमने। उस तलाश में हमने 2 टीमें गठित कर रखी है। एक टीम अपने हरियाणा में काम कर रही थी, एक हमें उसका कुछ बाहर पता लगा, दूसरी टीम वहाँ गई हुई है। हम उसको जल्द ही गिरफ्त में ले लेंगे। तो क्या कुछ करता था लड़का? कहाँ का लड़का? लड़का ये फाजिल्का का रहने वाला है और ये यहाँ पे किसी की जेसीबी चलाता था और अक्सर उनके घर आता जाता था। तो उस बात को लेकर उनकी कोई घर वालों को डाउट हुआ और घर वालों ने उस पर निगरानी शुरू की, तो पहले लड़का चला गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी टीवी टैरो कार्ड रीडर प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजिस्ट सपना श्री का आपसी झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। दोनों पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़े कि पत्नी सपना श्री ने उनके घर पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। ये प्राथमिक पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें जांच की जाएगी और जो जांच में सही हो वो क्या जाएगा, ठीक है। ये पति पत्नी का मामला है। प्राथमिक पत्र जो है सपना जी के नाम से, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है जी और इसमें काउंसलिंग वगैरह होगी। इसके बाद उत्तराखंड के टिहरी में युवा कल्याण विभाग के खेल मैदान बंगालची में शीतकालीन ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट में फाइनल मैच 15-15 ओवर और अन्य मैच 10-10 ओवर के खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में अब तक 22 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है। कहीं से भी हो उसके साथ में कोई इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रतिभा के पक्ष में न होकर के डिसफेवर हो जाता है। वहाँ प्रतिभा के मन को जो ठेस पहुँचती है वहाँ थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए आयोजकर्ताओं से मेरा अनुरोध निवेदन है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, खेल में ईमानदारी पारदर्शिता पूर्ण रूप से होनी चाहिए और जो बच्चे हमारे प्रतिभावान हैं, जो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जो मेहनत। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए हैं और इसी के साथ
कुरुक्षेत्र के एसएमबी गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज छात्रों ने एंट्री की और अलग अलग बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इस दौरान प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में आने से पहले सभी छात्रों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उनके हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। बच्चों का थर्मल स्कैनिंग, हाथों को सैनिटाइज कराना और इससे पूर्व क्लासरूम को सैनिटाइज करवाया गया है सभी को। और बच्चे अपना मास्क लगा करके आएंगे। 6 फीट की जो मिनिमम दूरी कही गई है उसका पालन करेंगे। हमने अभी किसी प्रकार की कोई रिसेस नहीं की है, अर्धावकाश नहीं किया है जिससे बच्चे एक स्थान पर एकत्रित हो सकें। लगातार 5 पीरियड आधे घंटे के लगा करके और बच्चों को सीधे घर भेज देंगे। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कल यानी कि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर प्रत्याशी और प्रशासन ने कमर कस ली है, तो वहीं प्रशासन ने चुनाव आयोग के कड़े निर्देश पर चुनाव के लिए सीसीटीवी और भारी फोर्स की तैनाती की है। चुनाव है उसके लिए प्रॉपर हमारी ड्यूटियां लगी हैं। इसमें 2 प्रकार से हम लोग इसमें ड्यूटीज़ लगाते हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ होती हैं ताकि पूरे मतदान जो केंद्र हैं और जो विधानसभा क्षेत्र उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे, और दूसरी हमारी बूथ की ड्यूटीज़ होती हैं। बूथ की ड्यूटीज़ जो है उसके लिए आयोग के मानक होते हैं जिसके हिसाब से सभी बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है। करीब 72 ऐसे अति संवेदनशील केंद्र हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ पर हमारी CAPF का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा कल के दिन पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो मूवमेंट रहेगा उसमें पूरे हम लोगों ने 3 सुपर जोनल बनाए हैं। उनके अंदर हम लोगों ने 6 जोन्स बनाए हैं और 6 जोन्स में हमारे 37 हमारे जो है सेक्टर्स बने हुए हैं। इन सभी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो सभी मतदान केंद्रों पे लगातार भ्रमणशील रहेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कल कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे 15 से 20 मिनट में कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी जाके वहाँ पे उन स्थानों को चेक करती रहे। वहीं नकली सोना देकर ठगी करने का मामला सामने आया। हरियाणा के फतेहाबाद में एक गिरोह लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रतिया के रहने वाले सभी 6 ठग लोगों को असली सोना आधे दाम में बेचने की बात कहते थे और अपने जाल में फंसा लेते थे। एक व्यक्ति को नकली सोने का हार देकर ठगी का शिकार बनाया गया। जब उसने उसे चेक करवाया तो पता चला कि सोना नकली है। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सोना है आधे रेट पे दे देंगे, 60,000 रुपए का रेट, 30,000 रुपये में 10 ग्राम सोना हम दे देंगे। तो ये कल की बात है, 4-5 बजे करीब जो है ना, एक ये हार लेकर आए थे और इसको हार दिखाया। ये है इसके अंदर जो है ना हार लेकर आए। ये जगदीश है जलोपुर का, राहुल है, कुलदीप है, सूरज प्रकाश है, राजकुमार है, जग्गाराम है। ये गए गाड़ी के अंदर जो है रतिया में आए थे और इसने कहा भी मेरे पास तो अभी 10,000 है। इन्होंने कहा चल तू ये हार ले ले और 10,000 रुपये जो है ना अभी दे दे। फिर ये और बाकी जो है ना ये कहने लगे जी मैं सोना बेच कर दे दूंगा। फिर इसने चेक करवाया तो वो सोना जो है ना हार नकली निकला, जिससे और इसने दरखास्त दी
और इन जो ना 6 आदमियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया और जो 10,000 रुपये लिए थे वो बरामद कर लिए और जो फोन यूज हुए थे क्राइम में वो बरामद कर लिए और गाड़ी बरामद। तो ये नकल कोरोना काल में अब देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में भी स्कूल खोले गए। पहले दिन कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचे और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को आईआईटी में भेजने के लिए सरकार मुफ्त में ट्रेनिंग देगी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते परीक्षा रुकी हुई थी। स्कूल खोलते ही पहले दिन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर सुपर 100 परीक्षा का आयोजन किया गया और इस बार पूरे हरियाणा से 750 बच्चों का चयन किया जाएगा। पहले दिन स्कूलों का दौरा करने के लिए पहुंचे। हाँ, स्कूल भी 9 से 12 पूरे स्कूल खुल चुके हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी वैन्स भी अभी बच्चों को लेकर जा रही है और सबको ये डायरेक्शन दी हुई है बीओज के माध्यम से स्कूल मुखियाओं को कि जो एसओपी है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो जारी की गई है वो 100% आपने फॉलो करनी है। कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसमें कोई ढिलाई ना हो किसी भी प्रकार की। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे फर्रुखाबाद स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी खत्म कर चुका हो। दरअसल इस्तेमाल की हुई पीपीई किट खुलेआम पोस्टमार्टम हाउस पे फेंकी गई, जिससे एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई। लगातार स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा और भी बढ़ रहा है। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड कास्ट यानी कि एमबीसी की भर्तियों सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी है। आंदोलन के लंबा खींचने की उम्मीद में गुर्जरों ने ट्रैक पर तैयारियां भी शुरू कर दी। गुर्जर समाज के लोग अभी भी दिल्ली मुंबई मेन लाइन में पीलूपुरा पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि सुबह के समय ट्रैक पर आंदोलनकारियों की संख्या बेहद ही कम थी। पटरियों के पास ही चूल्हे लगाए गए और इस बार आंदोलन की कमान संभाल रहे कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला भी ट्रैक पर मौजूद थे। तो गुर्जर आंदोलन का सोमवार यानी कि आज दूसरा दिन है और ये अब भी लगातार जारी है। इस आंदोलन को लंबा खींचने की तैयारी में गुर्जर समाज नजर आ रहा है। और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, निजी स्कूल संचालकों का ऐलान हुआ है। 5 नवंबर से सभी स्कूल अनिश्चित दिनों के लिए बंद रखे जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 50,000 स्कूल इसमें एक साथ आए हैं। तो फीस को लेकर निजी विद्यालय एकता मंच की चेतावनी आई है। अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश भर के करीब 50,000 स्कूल एक साथ एक मंच पर आए और फीस को लेकर निजी विद्यालय एकता मंच की चेतावनी आई। स्कूल फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से स्कूल और अभिभावक आमने सामने खड़े हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजस्थान की बात की जाए तो पिछले 7 महीनों से फीस को लेकर चली आ रही रार के बीच अब प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल एकजुट हो गए। निजी स्कूलों ने 5 नवंबर से राजस्थान में अनिश्चितकालीन स्कूल बंद की चेतावनी दी है और ऑनलाइन क्लास बंद की चेतावनी दी है। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे संदीप। बिल्कुल लक्की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। स्कूल फीस मुद्दे को पर राज्य सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से स्कूल और अभिभावक के आमने सामने खड़े हो गए। निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद में प्रदेश भर के करीब 50,000 निजी स्कूल संचालक जो एक मंच पे आ चुके हैं और निजी विद्यालय एकता मंच की ओर से एक आयोजित प्रेस वार्ता में जो मुख्य आदमी थे उन्होंने वह साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इंगित करते हुए टारगेट करते हुए कहा है कि इस जो मुद्दा है हमारा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि
हमारा अब बिना फीस के काम नहीं चलना और हमारे जो शिक्षक है, स्कूल में काम करने वाले सहकर्मी है, वो कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ रहे हैं और उनके चूल्हे नहीं चल पाएंगे। और वहीं पे अभिभावक जो है वो लगातार इस आंदोलन को तैयार कर रहे हैं और आंदोलन में गतिविधियां एक्टिवेट कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि आज भी उनका साफ साफ कहना है कि 15 से 20% फीस दी जा सकती है, लेकिन वहीं पे निजी स्कूल संचालक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमको 100% फीस चाहिए। पहले एक नारा दिया था कि नो स्कूल नो फीस, अभी उनको ये कहा है कि नो फीस तो नो ऑनलाइन क्लास। तो ये नारा नया ईजाद किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मोड़ पर ध्यान दिया भी है और उन्होंने आनंद फानन में कल यानी कि मंगलवार को एक बैठक बुलाई है। उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो रघु शर्मा है वो भी मौजूद रहेंगे और शिक्षा मंत्री गुलशन डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात लगी ये होगी कि कल क्या फैसला होता है, क्योंकि लगातार जो कवायद चल रही थी स्कूल नो फीस की, वो नारा भी था और वो उसके आधार पर काम किया जा रहा था। लेकिन अब जो अभिभावकों के साथ साथ निजी स्कूल वाले भी एक मंच उतर आए हैं। अब देखना वाली बात होगी कि अब कहां से कहां तक ये बीच में आपसे ये जानना चाहूंगा, फीस का भुगतान नहीं होने पर क्या प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की भी निजी स्कूलों ने किसी तरह की कोई चेतावनी दी है? निजी स्कूलों ने कि अगर यदि उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले हम एक सहानुभूति में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब जब बात सामने आई है कि नो स्कूल नो फीस का नारा जो अमल में आ रहा है, ऐसे में अभिभावकों ने साफ साफ मना कर दिया है कि जब राज्य सरकार द्वारा मना हो गई है कि नो स्कूल नो फीस, तो हम आपको भुगतान नहीं करेंगे। ऐसे में निजी स्कूल संस्थानों का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी संवेदनशीलता बरतते हुए और हमारी ध्यान रखते हुए तुरंत निर्णय लेवे, इस बात को गौर फरमाए, अन्यथा हमको पूरी निजी स्कूल संचालकों को पूरे प्रदेश भर की कमेटी बना के सड़कों में आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। कोरोना के चलते मार्च में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया और उसके बाद से फीस को लेकर अभिभावक और निजी स्कूलों में फसाद देखने को मिला। जहां अभिभावक लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ करने पर अड़े हैं, तो ऐसे में अब फीस नहीं मिलने से निजी स्कूल भी आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में बीते दिनों में कोरोना वायरस की संख्या में कमी के बाद यूटी प्रशासन ने कई मामलों में ढील दी है। जहां एक तरफ रविवार से लंबे समय के बाद सुखना लेक को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, वहीं सोमवार से शहर के सरकारी स्कूलों में भी एसओपी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू करवा दी गई। 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की कक्षाएं चंडीगढ़ में शुरू हो गई हैं। उधर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन बताएंगे हमें? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सैनिटाइजर और बेंच और एक गज में बैठने के बेंच पे। और जी स्कूल काफ़ी समय बाद आया है, किस तरह की फीलिंग है? सर अच्छा लग रहा है सर डाउट के लिए आया सर।
अगर देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे ड्यू टू कोविड, आपको लगता है वो करनी चाहिए? यस सर। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे? सर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और सामाजिक। हरियाणा के फतेहाबाद में मिलावट पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग वैन को मैदान में उतारा गया। ये वैन शहर के मुख्य चौराहों पर जाकर खाद्य पदार्थों का सैंपल लेगी और आधे घंटे में रिपोर्ट देगी। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में सीटीएम और अन्य अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया गया। कोई भी ग्राहक और दुकानदार 20 रुपए देकर खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करवा सकता है। फतेहाबाद शहर के मुख्य चौराहों पर आज से यह वैन तैनात कर दी गई है। ये है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। जनता के लिए जैसे किसी ने खाने पीने में मिलावट का शक है तो तुरंत उसकी जांच होएगी। 20 रुपीज चार्जेस है और विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो मिलावट के खिलाफ जो है ये बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की और डोर टू डोर जा सकती है, लेकिन पेंडेमिक है इसलिए हम डोर टू डोर ना करके सिलेक्टिव प्लेसेस है हमने सिलेक्ट किया, जैसे पपिया पार्क हो गया, जवाहर चौक हो गया, पुराना बस स्टैंड हो गया, लाल बत्ती चौक हो गया। इसमें पब्लिक प्लस जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो भी अपना सामान चेक करवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया पंजाब के फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल से, जहां रात के वक्त एक मरीज की मौत के बाद विभाग द्वारा उसके शव को कचरे के पास रखवा दिया गया। यही नहीं, जिस जगह शव को रखा गया वहां कमरे का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके कारण वहां गंदगी और भी ज्यादा फैली हुई थी। परिवार वालों ने अस्पताल के इस लापरवाही पर सख्त ऐतराज करते हुए स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। देखो जी, डेड बॉडी की रिस्पैक्ट रखनी अटमोस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है किसी डेड बॉडी की रिस्पैक्ट करनी। जे किसी ने की है वो बनती कार्रवाई पूरी होएगी। ये इन्फॉर्मेशन तुसी मैनू दे रहे हो है, मैं इसकी हुणे संज्ञान लैके हुणे कार्रवाई करदा क्योंकि जो डॉक्टर कंसर्न से वो एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। यूपी के बांदा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 24 घंटे में अपहरण बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बांदा जनपद के फूटा कुआं गांव का है, जहां पर 31 अक्टूबर की शाम बच्चा गिरजा मैरिज हॉल के बाहर से गायब हो गया था, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को शुरू कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सर। ये दिनांक 21 तारीख को ये फूटा कुआं गायत्री नगर, ये मवेरू रोड पर स्थित है। वहाँ के रहने वाले राकेश राजपूत ने ये थाने को सूचना दिया कि उनका 10 वर्षीय इकलौते पुत्र का किसी ने अपहरण कर लिया है। उनके सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और कोतवाली नगर की 2 टीमें इसमें गठित की गई और इन लोगों ने तत्काल इस पर जो है काम करते हुए सर्विलांस के माध्यम से पूरे इस घटनाक्रम का जो है खुलासा किया है। वहीं पंजाब के मानसा में मजबूरी बताकर धान की पराली जला रहे किसानों से पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और खेतीबाड़ी विभाग द्वारा पराली को आग न लगाने की अपील की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रदूषण ऑर्डिनेंस से किसानों का गुस्सा बढ़ा दिया है। मानसा जिले के गांव में किसानों द्वारा धान की पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ।
ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਕੁਛ ਦਾ ਦੇਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ ਜੀ ਨਾੜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਏਕੜ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦੱਬਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ 72-73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, पर जेड़ा साडा कल्ले लारियां तो बिना अजे तक किसान। राजस्थान के पाली जिले के सबसे बड़े मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर आज दिन तक महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस कारण महिलाओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले का सबसे बड़ा उपखंड मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय अस्पताल पर सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। आज भी इन महिलाओं को उपचार के लिए पाली जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। धरातल पर देखा जाए तो जिले का सबसे बड़ा उपखंड आज भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति के अभाव में खाली पड़ा है। ये अपने आसपास के कई यहाँ पे गांव लगते हैं, बहुत बड़ा मतलब ये एरिया है और यहाँ पे है ना एक महिला चिकित्सक का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन हमने इसके लिए कई बार अपने उच्च अधिकारियों को, यहाँ के एमएलए साहब को भी, सबको मतलब अवगत कराया इसके लिए कि भाई एक महिला चिकित्सक का यहाँ पे पोस्टिंग होनी ज़रूरी है, जिससे आने वाली महिलाओं को दिक्कत नहीं हो और सुविधा मतलब अच्छी और सुविधा भी मिल सके। जैसे हमारे बीडी नाहर साहब हैं, डीजीओ हैं, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं बराबर, लेकिन फिर भी एक महिला चिकित्सक का होना बहुत ही आवश्यक है इस एरिया में, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 100 डिलीवरी पर मंथ इस हॉस्पिटल में होती है। यूपी के मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर आज कलेक्ट्रेट में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर जा बैठे हैं, जहां कलेक्ट्रेट के अंदर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से भारी संख्या में पहुंचे। धरने के दौरान किसानों ने मांग की कि उनके गन्ना मूल्य का जल्दी भुगतान किया जाए। इसके अलावा आज किसानों ने मांग की कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने एमएसपी निर्धारित करने को लेकर कानून बनाया, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी एमएसपी निर्धारण को लेकर जल्द कानून बनाए। मांग भैया हमारी ये है, हमारा जो गन्ना डल रहा है पिछले साल का, सरकार कह रही है हम 14 दिन भुगतान करेंगे। लगातार योगी जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, किसान का भुगतान तो हो ही नहीं रहा। नया सत्र शुरू हो गया, भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, पिछले 3 साल से रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। अब किसान कब तक सहेगा? तो किसान की मजबूरी है, धरना प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर होगा। अब स्थिति ये है, धान के जो रेट थे, धान की खरीद नहीं हुई उस तरह, किसान यूनियन ने उसके लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करे हैं। अब मामला ये है भाई, हम यही चाह रहे हैं, एक तो हमारी एमएसपी के लिए कानून बने, एमएसपी से कम खरीद होती है सब। हरियाणा के चरखी दादरी में लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस कड़ी में सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन ने कहा कि दादरी जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों में स्पीड के साथ बढ़ोतरी हो रही है। लोग असावधानियां बरत रहे हैं। बाजारों में 5 से 7% व्यक्ति ही मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं अपनाते। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हालात को लेकर दादरी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। यूपी में छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाकर रविवार दोपहर रेलवे स्टेशन के पास 2 युवतियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिला अध्यक्ष ने उधारी का पैसा मांगने पर षड्यंत्र के तहत मारपीट की बात कही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर अनुशासन समिति ने एक कमेटी बनाई है। तो पार्टी ने पूरी तरह इस घटना को संज्ञान लिया और एक कमेटी बनाई। अनुशासन समिति ने एक कमेटी बनाई। आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में कमेटी जाएगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और दोनों लोगों को कॉल किया गया है कि दोनों लोग अपना पक्ष रखें। चूँकि महिला भी जिला सचिव है और ये जिलाध्यक्ष है, क्या स्थिति है वहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इन दिनों अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और रिफिलिंग की धंधा जो है वो जोर शोर के साथ फल फूल रहा है। और इसी पर जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा के नेतृत्व में एक दुकान पर छापा मारने की कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में घरेलू गैस के सिलेंडर बरामद किए गए। दो दिन पहले इस चीज़ की सूचना आई थी। यहाँ मीरा मार्केट की आवासीय कॉलोनी में कोई विनीत सोनी करके व्यक्ति है जो आदतन इस तरह काम करता है। तो आज सुबह जानकारी की, तो हमारी टीम आज जो अभियान चली रहा है, तो हमारी टीम में हम और मेरे ईओ हितेश जी, मंजीत जी और एफएसओ टीम ने जाके यहाँ कार्रवाई की। तो मौके पे 3 रिफिलिंग पंप बाहर ही रखे थे। पूछताछ की तो उसने फिर कॉपरेट नहीं किया और फिर चला गया। फिर पुलिस जाब्ते से जानकारी लेकर उनको बुलाया गया, सीआई साहब से बात हुई थी। उसके बाद भी करीब 30 सिलेंडर जिनसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में भारत में उनकी जीत के लिए हवन यज्ञ किया जा रहा है। दरअसल ताजा मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर हवन यज्ञ चल रहा है। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन कर यज्ञ में आहुति डाली जा रही है, तो साथ ही भगवान से डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की जो कामना है वो भी की जा रही है। जी आपका परिचय? मैं हिंदू महासभा का 50 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ। आज हवन किया गया है, किसका किया गया है और कैसे बनाया गया किया आपने? अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव है कल को, उनके उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप जी की विजय की कामना के लिए यह किया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति से उम्मीद है कि वो कट्टरवाद आतंकवाद को नष्ट करने में सहायक होगा। इस प्रकार उसने खुलेआम पिछले वर्ष और विश्व के माने जाने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, तो इसी उम्मीद के इन्हीं प्रयासों के साथ, ताकि वो आगे भी ऐसे ही कार्य करता रहे, भगवान से प्रार्थना करें। क्या मानते हैं कि ट्रंप के जीतने पे अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं उनमें और मजबूताई आएगी? बिल्कुल आएगी मजबूताई। और जो है, क्योंकि मोदी जी भी आतंकवाद के विरुद्ध हैं, ट्रंप भी अगर इसी दिशा में चलते रहे तो हमारे संबंध बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के पद के उम्मीदवार हैं, पुनः उम्मीदवार हैं, उनकी जीत के लिए आज हवन पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। और पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ा था तो उसके लिए भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पंडित अशोक कुमार शर्मा जी के पावन सानिध्य में भी हवन पूजा अनुष्ठान पाठ का आयोजन किया गया था, जिसके बाद वो भारी बहुमतों से जीते और देश के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने इस बात को बताया कि इस्लामिक कट्टरवाद का आतंकवाद का सफाया जब भी हो सकता है कि जब हम लोग अपनी सोच को मजबूत करेंगे, और मोदी जी भी उनका समर्थन करते हैं। इसीलिए हिंदू महासभा डोनाल्ड ट्रंप की विजय हो, कल जो अमेरिका में चुनाव होने वाला उसी के लिए हिंदू महासभा ने आज हवन पूजा अनुष्ठान। वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमेठी से सांसद हैं। स्मृति ईरानी के कोरोना की चपेट में आ जाने के कारण उनके समर्थक चिंतित हैं। उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में जगह जगह उनके जल्द ठीक होने को लेकर और उनके दीर्घ आयु के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किया गया। पंजाब सरकार के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल नाभा पहुंचे, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर धरना दिया गया। धरना कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ दिया गया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि अवैध रूप से गांजा और शराब परिवहन करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में रविवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से 4 पहिया वाहन में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 3 तस्करों को 90 किलोग्राम गांजा समेत गिरफ्तार किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिए गए थे कि संगठित अपराध विशेष तौर से नशा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में राजिम में SDOP संजय ध्रुव, थाना प्रभारी RK साहू और अन्य स्टाफ ने मिलकर ये एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें गांजा परिवहन करते हुए 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। 3 मुलजिम उनके, ये दोनों गाड़ियों को पकड़ा गया है। इन दोनों गाड़ियों से चेक करने पर 90 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपये की गई है। 3 मुलजिम मोबाइल। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई स्थानों पर नक्सलियों की ओर से सड़क को काट दिए जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सुकमा जिले के गोलापल्ली क्षेत्र में जवान ने सड़क की मरम्मत कर आवागमन को बहाल किया। दरअसल 1.5 महीने पहले नक्सलियों ने गोलापल्ली पौदगोड़म मुख्य मार्ग पर कई स्थानों से काटकर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए सुकमा SP KL ध्रुव के निर्देश पर जवानों ने सड़क की मरम्मत करवाई और मार्ग को बहाल करवाया। उधर MP के ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी के बेटे रिपु दमन पर हमला करने का मामला सामने आया, जहां बीजेपी प्रत्याशी के बेटे रिपु दमन ने जब अवैध शराब बांटती गाड़ी को पकड़ा तो उस पर हमला कर दिया। इस दौरान रिपु दमन के हाथ में चोटें आई,
वहीं रिपुदमन ने बताया कि हमलावर ने चाबी को हथेली में चोट पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी की है। पड़ाव पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई को शुरू कर लिया है। इस लड़के की गाड़ी में दारू पकड़ी गई है। सुनील शर्मा जी के नाम पर परमिशन है, वैभव स्टोन के नाम पर परमिशन है गाड़ी की, और इसमें दारू हमने रंगे हाथों वीडियो बना के पकड़ी है। और जो लड़का है उसने मेरे पे अपनी चाबी से हमला करके मेरी खून निकल रहा है। ये चाबी एकदम घोपने की कोशिश की है उसने। गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी है। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम सुनील शर्मा जी के दारू बंटवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से गुंडागर्दी। मैं प्रत्याशी का बेटा हूं, उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है। इन लोगों ने मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी से मारने की तभी उंगली में लगी है मेरी। प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक औषधि बीमारियों के लिए चमत्कारी दवा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत आपको बता दें, हनुमाना में रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय की तरफ से हर शरद पूर्णिमा के मौके पर श्वास दमा, अस्थमा और पुरानी खांसी की आयुर्वेदिक दवा वितरित की गई, जिसकी एक खुराक दवा से और परहेज मात्र से उपरोक्त बीमारी दूर हो जाती है। वहीं शरद पूर्णिमा से 3 दिन तक लगातार आयुर्वेदिक दवा वितरण शुरू हो रहा है, जिसमें यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के कई लोग आयुर्वेदिक दवा प्राप्त किए शासन की गाइडलाइन के हिसाब से कोविड-19 के नियमों का भी ध्यान रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सांवेर के मतदाताओं से अपील की। उन्होंने अपील में कहा कि लोग सांवेर उपचुनाव में मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मैं मनीष सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर। अभी जैसे सभी को ज्ञात है कि कल दिनांक 3 को प्रातः 7 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इंदौर जिले की सांवेर 211 विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान होगा। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील है कि वे घर से बाहर आएँ, अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने समुचित व्यवस्था बाहर की हुई है। उनके बैठने की व्यवस्था है, उनके पानी पीने की व्यवस्था है, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है सभी मतदान केंद्र। सभी मतदान केंद्रों को हम लोगों ने 2-2 बार सैनिटाइज कराया है। मतदान केंद्र का भवन और मतदान केंद्र का बाहर का क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इस अधिकार का उपयोग सभी मतदाता सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो है वो करें और कल अधिक से अधिक संख्या में आके। वहीं पराली जलाने के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वह लगातार जहरीली होती जा रही है। आपको बता दें, यूपी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पराली के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली हो रही है। पराली के धुएं के चलते हवा के प्रवाह में बाधा आ रही है। रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 40% रही। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में हवा का स्तर बेहद ही खराब रहा। बेटर ही है पॉल्यूशन, बट कल संडे था इसलिए पब्लिक रोड पे ट्रांसपोर्ट कम निकले हैं, तो इस वजह से मंडे को हमें थोड़ा चेंजेस दिख रहे हैं पॉल्यूशन के, कम है कल के मुकाबले। बट कल फिर रिजल्ट पता चलेगा कि मंडे का क्या रिजल्ट रहा, पॉल्यूशन कितना है। तो इस वजह से हमें थोड़ी सख्ताई तो रखनी पड़ती है, जैसे मास्क पहनना, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते रहें ताकि बॉडी पे कम इफेक्ट पड़ता है इसका। दिल्ली में लगातार आपको बता दें प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।